हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाए जाने के लिए क्या क्या जिम्मेदार थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों का आगमन कैसे होता है, और जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, भारत के साथ व्यापार करना। इसलिए जब अंग्रेज़ आते हैं तो ये लोग यहाँ के जो भी शासक होते हैं उनसे अनुमति लेते हैं कि हमें व्यापार करने दिया जाए, यहाँ पर फैक्ट्री इत्यादि स्थापित करने दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के शासक के पास उतनी शक्ति नहीं होती है कि अपनी स्थिति को बरकरार रख सकें। इसका परिणाम ये होता है कि 1756 में आते आते बंगाल के नवाब जब वहाँ पर सिराजुद्दौला होते हैं तो ये लोग किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं, सैनिक रखना शुरू कर देते हैं। सिराजुद्दौला के मना करने पर भी नहीं मानते हैं, जिसके कारण ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना के बाद जो है प्लासी का युद्ध होता है, और इस प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय होती है और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। यहीं से भारत की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इसके बाद जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जो सबसे निर्णायक युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल में टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल जाता है, और यहीं से शुरू होता है बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन लागू होने के बाद जो है ये लोग निजी व्यापार शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि जो कंपनी आई हुई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह धीरे धीरे टूटने लगती है। जब कंपनी टूटने लगती है तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वह ब्रिटेन के सम्राट के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें 10 लाख पाउंड का जो है ऋण दिया जाए। जब ब्रिटेन के सम्राट को यह बात पता चलती है तो ये लोग कहते हैं कि वास्तव में भारत में जो भी व्यापार करने जा रहा है वह काफ़ी अमीर हो जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि कंपनी टूट रही है, ऐसा क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए। इसके लिए जो है सम्राट द्वारा एक गुप्त कमेटी का गठन किया जाता है। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा गुप्त कमेटी का गठन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो ये पाया जाता है कि वास्तव में भारत में जो भी लोग गए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा निजी व्यापार करने लगे हैं, और सभी के सभी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही कारण है कि भारत में जो है जो कंपनी गई है वह टूट रही है। इसी को नियंत्रित करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो पहला कानून बनाया जाता है उसी को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वास्तव में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो है हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसी अधिनियम के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था, एवं उसे नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानून बनाए गए थे। आज हम लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को नियंत्रणकारी अधिनियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को नियंत्रणकारी अधिनियम भी कहा जाता है। क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले कंपनी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए थे। तो हम लोगों को देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो आपने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया है उसे समाप्त कर दिया जाए। मतलब बंगाल से द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए। बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल का जो शासन प्रशासन था वह प्रत्यक्ष रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल का जो शासन व्यवस्था था वह प्रत्यक्ष रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है,
दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये कहा गया जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था, अब वह बंगाल का जो गवर्नर था अब वह होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, कहने का आशय ये है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति जो होते हैं वह होते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की जाती है। एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की जाती है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले जो था यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। बम्बई के लिए जो नियम और कानून बनाया जाता था वह बम्बई के गवर्नर के द्वारा बनाया जाता था और मद्रास के लिए जो नियम और कानून बनाया जाता था वह मद्रास के गवर्नर द्वारा बनाया जाता था और बंगाल में जो नियम और कानून बनाया जाता था वह बंगाल के गवर्नर के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बम्बई और मद्रास के शासन को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसके अधीन कर दिया गया और ये कहा गया कि विदेशी मामलों में अब जो भी आप नियम और कानून बनाओगे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर नियम और कानून बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर अपना एक अलग गवर्नर होता था, यहाँ पर अपना एक अलग गवर्नर होता था, यहाँ पर अपना एक अलग गवर्नर होता था। बम्बई का जो गवर्नर था वह बम्बई के लिए नियम और कानून बनाता था, मद्रास का जो गवर्नर था वह मद्रास के लिए नियम और कानून बनाता था, बंगाल का जो गवर्नर था वह बंगाल के लिए नियम और कानून बनाता था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो हैं वह विदेशी मामलों में जो भी नियम और कानून बनाएंगे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कानून बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथे नंबर पर देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की गठन किया जाता है। जिसमें निर्णय जो है बहुमत के साथ लिया जाता था। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता था जो गवर्नर जनरल की सहायता करता था। जैसे वर्तमान समय में बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद होता है, पूरा मंत्रिपरिषद होता है मंत्री की सलाह के लिए और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। वैसे एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देता था कि वास्तव में किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जाए। जो निर्णय लिया जाता था वह बहुमत के आधार पर लिया जाता था। कहने का आशय यह है, इसमें मान लीजिए 4 लोग हैं, 3 लोग मान लीजिए किसी पक्ष को कहते हैं, 1 लोग किसी पक्ष को कहते हैं, तब जो है ये जो 3 लोग कहेंगे वही माना जाएगा। मान लीजिए कोई स्थिति ये आ जाए कि 2 लोग कुछ और कहें और 2 लोग कुछ और कहें, तब जो गवर्नर जनरल होगा वह निर्णायक मत देगा और गवर्नर जनरल जिसके तरफ चला जाएगा उसका 3 मत हो जाएगा, वो जो है बहुमत हो जाएगा, तो उसका फैसला जो है माना जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पर देखा जाए तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया जिसके नियंत्रण में इन सभी लोगों को काम करना था,
और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है इसी को निदेशक मंडल भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम ये होता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी समस्त जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाया जाए। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि वास्तव में भारत में कंपनी क्या क्या कर रही है क्या क्या नहीं कर रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उसे समस्त जानकारी दिया जाता था। ठीक है, छठे नंबर पे बात किया जाए तो भारत में निजी व्यापार एवं भारतीयों से रिश्वत लेना या कह सकते हो नजराना लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कहने का आशय यह है दोस्तों, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे वह निजी व्यापार करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण जो है वहाँ की कंपनी टूट रही थी। इसीलिए निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भी व्यापार करेंगे वह कंपनी के अधीन रहकर ही काम करेंगे, जिससे कंपनी न टूटे, क्योंकि उन्हें व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। सातवें नंबर पे बात किया जाए तो एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की जाती है। ये जो गठन किया जाता है वह किया जाता है 1774 में। ठीक है, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। जिसमें एक मुख्य था और 3 अन्य थे। हाँ, इस सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा इम्पे। जो 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं इसमें से होते हैं चैम्बर्स, लिमेंस्टर एवं हाइड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी से याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में जिस सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह सर एलिजा इम्पे होते हैं। ठीक है, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान। एक बार इसमें फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संवैधानिक दृष्टिकोण से हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था। कंपनी के प्रशासनिक, इधर लिख देते हैं नीचे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया जाता है। प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया जाता है, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था, लेकिन ये लोग यहाँ पर आते हैं, धीरे धीरे जो है प्रशासन का कार्य भी करने लगते हैं, राजनीति भी करने लगते हैं, तो इन्हें जो मान्यता प्राप्त होता है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता जो है किस एक्ट के माध्यम से दिया गया, तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया कोई पहला लिखित कानून होता है।
कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया यह पहला लिखित कानून होता है, इसीलिए इसे नियंत्रणकारी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया था, तो बात ये थी कि कानून क्या क्या बनाया गया था। तो ये पहली बात यही सारे कानून थे कि बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, कि आप जो द्वैध शासन लागू किए हो वहाँ पर जैसे आप लोग अभी पर टैक्स ले रहे हो, तो बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल के शासन प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया, कि आप लोग अब टैक्स भी लीजिए और यहाँ का शासन प्रशासन भी आप ही लोग देखिए। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो अभी जिस व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब उसका पदनाम बदल कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। कहने का आशा ये है कि शक्ति उसकी वही है, व्यक्ति वही है, पद में अंतर कर दिया, नाम में अंतर कर दिया गया बस। पहले उसी को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब उसी को कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति जो होते हैं वह होते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, चाहे ये पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तब भी होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और ये पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर देखिए जनरल है, यहाँ पर जनरल नहीं है। पहले यही गवर्नर होते हैं, लेकिन इस वाले पद को समाप्त करके पद का नाम ये कर दिया जाता है। इसका मतलब ये अंतिम भी यही थे और ये वाला प्रथम भी यही थे। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात किया जाए तो एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत किया जाता है। ठीक है, केंद्रीकृत शासन की शुरुआत का आशय यह है कि जैसे मान लीजिए 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग गवर्नर होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग गवर्नर होता था और बंगाल प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग गवर्नर होता था। जो बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था वह बम्बई के लिए नियम और कानून बनाता था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था वह मद्रास के लिए नियम और कानून बनाता था। और जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था या बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था वह बंगाल के लिए नियम और कानून बनाता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से प्रावधान कर दिया गया कि बम्बई और मद्रास के जो भी गवर्नर होंगे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर ही काम करेंगे। कहने का आशय ये है, जिस प्रकार से ये लोग ये चाहेंगे नियम और कानून बनाना, उसी प्रकार से ये लोग नियम और कानून बनाएंगे। ये कर दिया गया। चौथे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें निर्णय जो है बहुमत से लिया जाता था। कहने का आशय ये है कि 4 लोग हैं, 3 लोग कोई बात और कहेंगे और 1 लोग कोई और बात कहेंगे, तो जिस निर्णय को 3 लोग कहेंगे वही निर्णय माना जाएगा। लेकिन अगर कभी निर्णय जो है 2 के रूप में आ जाए कि 2 लोग कुछ और कहें, 2 लोग कुछ और कहें, तब गवर्नर जनरल जो है वह अपना निर्णय लेगा, यानी वह भी अपना मतदान कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखा गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है, जिसके नियंत्रण में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद एवं बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्य करना था। ठीक है, इसके अधीन रह के इन दोनों लोगों को कार्य करना था। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की यह जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी समस्त जानकारी जो है ब्रिटेन के सम्राट तक पहुँचाया जाए। छठे नंबर पे हम लोगों ने ये देखा कि जो लोग निजी व्यापार कर रहे थे या भारतीयों से रिश्वत ले रहे थे, जिसके कारण कंपनी टूट रही थी, इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 7वें नंबर पे हम लोगों ने ये देखा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है आज के सर्वोच्च न्यायालय से बहुत ही भिन्न था। आज जो सर्वोच्च न्यायालय है वह समूचे देश के लिए काम करता है, लेकिन ये तब का जो सर्वोच्च न्यायालय था वह सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए ही नियम और कानून देखता था। कहने का आशय ये है कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय है वह समूचे देश के लिए काम करता है, लेकिन तब का जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता में वह सिर्फ बंगाल के लिए ही काम करता था और बंगाल में भी सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही काम करता था। ऐसे प्रांत जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था उनसे इस सर्वोच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1-2 फैक्ट और हैं, उसको देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है।
अगर ये पूछा जाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लाया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। और वारेन हास्टिंग्स से एक घटना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वास्तव में जब वारेन हास्टिंग्स यहाँ से जाते हैं तो ये काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ब्रिटेन के संसद में इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। यह भारत के एकमात्र ऐसे गवर्नर होते हैं जिनके जाने के बाद जो है ब्रिटेन में महाभियोग चलाया जाता है। वास्तव में ये महाभियोग जो है सिद्ध नहीं हो पाता है, बाद में ये बरी भी हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तब लॉर्ड नॉर्थ थे। और ये पूछा जाए कि वास्तव में ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाया गया था, तो वह होंगे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वास्तव में महाभियोग पास नहीं हो पाया था और ये बरी हो गए थे। ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।